तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस क्लासेस तारा और हमारे एक नई ब्रांच झारखंड धाम में। आज हम चर्चा करेंगे क्या कक्षा 10वीं की जो पहला चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद, और उससे जुड़ा एक कुछ मानचित्र है जिसमें से आपको ध्यान रखना होगा फ्रांस की, जर्मनी की, इटली की, जो इस चैप्टर में रोटेट होते रहेगा और यही की घटना आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और आगे चलते हैं हम यूरोप में राष्ट्रवाद जो पहला चैप्टर है, और इस चैप्टर में हम जानेंगे किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद पनपा। अब यहाँ पे राष्ट्रवाद की जो बात आई, ये राष्ट्रवाद होता क्या है? तो राष्ट्रवाद देश में सामाजिक एकता, अखंडता और देश को सर्वोपरि रखा जाता, ना ही लोगों को यहाँ पहले रखा जाता है, ना उनके द्वारा नियमों को रखा जाता है, नहीं धर्मों को, बल्कि देश के द्वारा देश को सबसे पहले रखा जाता है। उसी में से सबसे पहले चर्चा करेंगे क्या फ्रेडरिक सॉर्यू की। कौन थे? तो एक प्रकार से वह चित्रकार थे जिन्होंने 1848 में एक चित्र बनाया। उस चित्र में से सबसे एक प्रतिमा बनाई थी। उस प्रतिमा के सामने से जो जो देश गुजरते गए वो अपने आप को विकसित मानते गए, जिसमें से सबसे पहले हमारा जो चर्चा होता है वो होता है यूरोप की। ठीक है ना? बोला क्या कि यूरोप जो है वो सबसे आगे आया, उसके बाद अमेरिका आगे आया है, जिसके सामने से और भी जो जो देश आए वो अपने आप को विकसित की ओर लेके चले गए। जिसमें से आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे बोला कि अपना झंडा देश आजाद करने के जो अपने आप को आजाद समझते गए। देखिए बोला कि 1847 में फ्रेडरिक सॉर्यू ने 4 चित्रों की श्रृंखला में से एक ऐसा संसार चित्रित किया जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों पर आधारित था। पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाए गए, जो ज्ञान, मशाल और मानव अधिकारों का घोषणा पत्र लिए हुए थे। अब आगे चलेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का उदय। मेरा फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का उदय। तो हम लोग जानते हैं कि कच्ची क्लास 9 जो है हम लोग वहां पे पढ़े थे क्या कि फ्रांसीसी क्रांति। अब कभी कभी देखेंगे कि क्रांति, आंदोलन और युद्ध शब्द जैसे एक समान सुनने में लगते हैं, परंतु इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, तो हम चर्चा करेंगे क्रांति की। क्रांति क्या होता है कि एक लंबे अंतरालों के बाद, संघर्ष के बाद जब चीजों को या नियमों को बदलना होता है तो एक लंबा समय लेता है, और जब वह बदलाव आता है तो कुछ नया करके देता है, जो कि जिस उम्मीद से हम लोग उस क्रांति को लेकर चलते हैं। तो आगे देखेंगे क्या कि आंदोलन। आंदोलन क्या परिभाषा है? आंदोलन क्या होता है? तो बिना किसी हथियार का प्रयोग किए अपनी बातों को मनवाना, और भीड़ इकट्ठा रहती है, परंतु इसमें किसी भी प्रकार का हम कह सकते हैं कि हथियारों का प्रयोग नहीं होता, बातों को मनवाया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे शिक्षकगण हो जाते हैं, या हमारी जो भी आंगनबाड़ी की महिलाएं होती है, या आप मान लीजिए जो भी अपने वेतन को बढ़ाने के लिए देखते होंगे कभी कभी कि धरना प्रदर्शन किया जाता है, उसी को कहा जाता है आंदोलन, जहां पे बिना हथियारों का प्रयोग किए सरकार से अपनी बातों को मनवाते हैं। अब एक शब्द हो जाता है क्या, युद्ध। तो भैया युद्ध की कोई परिभाषा नहीं। युद्ध का मतलब सीधा लाठी लेकर निकल जाइए, बंदूक लेकर निकल जाइए। युद्ध की कोई रूपरेखा नहीं होती, इसका कोई नियम नहीं होता है, कौन मारा जाएगा कौन नहीं मारा जाएगा। वर्तमान में आप फिलहाल ईरान और अमेरिका के युद्ध को देखिए, सभी नियमों को, सभी हदों को पार करके यहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है डीजल और पेट्रोल के नाम पर। अब चलते हैं कि हम अपने चैप्टर की ओर चलेंगे। बड़ा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पितृभूमि, पितृभूमि क्या होता है? तो हमारे देहाती लैंग्वेज में अपने आसपास के क्षेत्र में इसको बोलते हैं बपौती, है ना, कि हमारे पिता का है। उसी जब जो चीज पिता का होता है उस पिता की भूमि को क्या कहेंगे, पितृभूमि। और नागरिक जैसे नए विचार देश पेश किए गए जो समान अधिकार और राष्ट्रीय एकता पर आधारित थे। सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाला संविधान बनाया गया। आज भी
हम जिस देश में हैं, हम केवल यूरोप की चर्चा ना करेंगे, ध्यान रहेगा कि इससे कोरिलेट करते चलेंगे हम अपने देश से भी, क्योंकि जब तक चीजों को अपने किसी का उदाहरण देकर नहीं समझाएंगे तो चीजें आपको आसानी से समझ में नहीं आएंगी। बोला क्या कि सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया। हमारे देश में भी नागरिकों के लिए नियम कानून समान है। वो आरक्षण का मुद्दा को छोड़ दे, क्योंकि वो देश को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण का नियम लगाया गया है, परंतु हमारे देश में भी सभी लोगों के लिए समान नियम और कानून लगाए गए हैं। अभी क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने के लिए तिरंगा झंडा अपनाया गया, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली किया गया। स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या किया गया है, नेशनल असेंबली, और राष्ट्र के नाम पर नई गीत लिखे गए, शपथ ली गई और शहीदों का सम्मान किया गया। इसके साथ ही व्यवस्था में सुधार लाते हुए है ना, क्षेत्रीय बोलियों की जगह पेरिस की भाषा फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। आंतरिक कर समाप्त किए गए। आंतरिक कर का मतलब जब देश के अंदर ही अलग अलग जगहों पर वस्तुओं का टैक्स लिया जाता है तो जो चीजें होती है वो महंगी होती जाती है, तो उन सभी प्रकार के आंतरिक कर को समाप्त कर दिया गया और देश के लिए एक प्रकार का टैक्स रखा गया। बड़ा समान माप और तौल की व्यवस्था लागू की गई। अभी जैसे कि क्या समान माप तौल, तो कभी कभी चीजें जो होती है, किसी देश के लिए वजन का 1 किलो का माप अलग हुआ करता था, किसी क्षेत्र में 1 किलो का माप 800 ग्राम, कहीं पे 1200 ग्राम, तो समान माप तौल की व्यवस्था को लागू किया गया। और आगे देखें, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप में महसूस किया गया। जब आप चीजों को देखेंगे तो एक बार यूरोप के मैप को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आगे क्या बोला, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि उनका उद्देश्य यूरोप के निरंकुश शासकों से मुक्त कराना। निरंकुश क्या होता है, एक ऐसा सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश न लगाया जाए, अर्थात बोल सकते हैं कि एक प्रकार से तानाशाह हो, उसी को हम कहते हैं निरंकुश। जो किसी की बात को ना माने और केवल अपने बात पर चले, उसी को क्या कहेंगे, निरंकुश शासक कहेंगे। और इसके तहत फ्रांस की सेनाओं ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली जैसे देशों में प्रवेश कर क्रांति और राष्ट्रवाद के विचारों का प्रचार किया। यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। और इन विचारों को अपनाने और क्रांति को समर्थन देने के विभिन्न देशों में जैकोबिन क्लब बनाए गए, जहां पे नए नए विचार और राष्ट्रवाद की भावनाओं का जो नया विचार था कि किस प्रकार से देश हित के लिए काम किया जाए और किस प्रकार से हम निरंकुश शासकों को हटाकर एक देश के बारे में सोचने वाले शासकों को लाएंगे। इसके साथ ही जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई। अब ध्यान देंगे कि क्लास 10वीं में ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चन बनते हैं। और आगे देखेंगे क्या कि नेपोलियन और उसके सुधार। देखेंगे क्या कि 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई। (1804) में नेपोलियन संहिता लागू की गई, जिसमें से प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस संहिता ने जन्म आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। क्या है जन्म आधारित विशेषाधिकार? अगर कोई राजा का शासनकाल समाप्त होता है तो वह अपने जगह पर अपने पुत्र या संतान को स्थान देता है, उसी को कहते हैं जन्म पर आधारित विशेषाधिकार। उसके अलावा क्या किया कि समाप्त करते हुए नागरिकों के लिए कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित किया। मतलब जो भी ध्यान रखा गया वो केवल नागरिकों के लिए रखा गया। इसका प्रभाव फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि डच गणराज्य, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी जैसे क्षेत्रों में भी लागू किया गया। इसने सामंती व्यवस्था को खत्म करके किसानों को स्वतंत्रता प्रदान किया। अभी हम जैसे ही इस चैप्टर की शुरुआत किए थे, वहां पे हमने आपको बोला था कि मैप को ध्यान में रखेंगे कि अभी हम आपको जस्ट बताए कि जो भी ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड हो, इटली हो जाए, जर्मनी हो जाए,
फ्रांस हो जाए, इन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्रवाद का जो यूरोप में राष्ट्रवाद है उसकी गूंज होती है। आगे देखेंगे क्या कि एक शब्द हमने पढ़ा था क्या, सामंती व्यवस्था। क्या होती है सामंती व्यवस्था? तो एक प्रकार से अपने द्वारा, एक सेकेंड जरा सा, सामंती व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि अपनी व्यवस्था को अपने हाथों में रखना और अन्य प्रकार की चीजों, मतलब अन्य लोगों को इसमें स्थान नहीं देना, सामंती व्यवस्था कहलाती है। थोड़ा सा आप आगे चलेंगे कि क्या है, बोला यातायात और संचार में सुधार से औद्योगिक और व्यापारिक वर्ग को विशेष रूप से लाभ हुआ। एक समान कानून, मापतौल और मुद्रा ने व्यापार को सरल और पूंजी के आवागमन को सुगम बना दिया, जिससे औद्योगिक वर्ग को व्यापक आर्थिक लाभ हुआ। आप इसमें से क्या करते जाइएगा कि इसके नोट्स को बनाते जाइएगा। आपको गारंटी देते कि आप जब पूरी तरीके से हमारी कक्षाओं से संतुष्ट होते जाएंगे तो एग्जाम में आपको प्रश्न उत्तर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो भी होगा इसी से क्वेश्चन आपका बनेगा, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सभी प्रकार का। अब देखेंगे कि जब यूरोप में इस प्रकार का नियम कानून बनाया गया तो स्थानीय प्रतिक्रियाएं क्या थी, अर्थात कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों का क्या रिएक्शन था। बोला फ्रांसीसी सेनाओं ने हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और अन्य शहरों में इसकी शुरुआत की स्वतंत्रता के दूत के रूप में स्वागत हुआ, क्योंकि वे सामंती शासकों से मुक्ति और प्रशासनिक सुधारों का संदेश लेकर आए थे। तो सामंती व्यवस्था वही बोले कि पुरानी व्यवस्थाओं के जैसे राजा के द्वारा नियम कानून बनाए जाना, अपने काबू में सबको रखना, सामंती व्यवस्था के रूप में आया। अब देखेंगे कि हालांकि जल्द ही लोगों में असंतोष बढ़ने लगा, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव था। मतलब कोई एक बढ़िया नेता नहीं था जो इसको आगे लेकर जा सके। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और फ्रांसीसी सेना में जबरन भर्ती जैसी समस्याएं उभरने लगी। इन परिस्थितियों ने प्रशासनिक सुधारों के फायदों को कम प्रभावशाली बना दिया और लोगों की उम्मीदों पर धीरे धीरे निराशा में बदल गई। आगे चलेंगे क्या कि अब देखेंगे ये मेरा यूरोप का एक मानचित्र है, इसमें से देखिए जर्मनी है, नीदरलैंड्स है, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो यही सब मैप को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मैप से भी एक बार सवाल बनता है। तो देखेंगे स्पेन यहां हुआ, इटली यहां हुआ, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है दोस्तों, ऑस्ट्रिया है। और आगे चलेंगे तो जर्मनी को देखेंगे। बहुत सारे मैप को आपको ध्यान में रखना होगा। ये हमारे संस्थान के द्वारा दिए गए कुछ रिजल्ट हैं, जो कि एक प्रेम कुमार है जिन्हें इंडियन आर्मी में चुना गया। उसके अलावा काजल कुमारी जिनका चयन सियासत में हुआ, और एक हमारी छात्रा सीमा कुमारी जिनका चयन बीएसएफ में हुआ। अब देखेंगे क्या कि कुछ जो नए बच्चे हैं जो आने वाले हैं उनके लिए कुछ एक मौका है। देखिए क्या लिखा है कि पाए देश सेवा करने का मौका फिजिकल और रिटेन के साथ। तो हमारे यहाँ आर्मी, झारखंड पुलिस, रेलवे और अन्य प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। आपको किसी भी प्रकार से फिजिकल का शुल्क नहीं लगेगा, केवल क्लास का शुल्क जो कि एकदम नॉमिनल फीस में है। आपका इस क्षेत्र में इससे भी सस्ता ज्यादा फीस कहीं पे नहीं होगा। क्लास पे देखेंगे तो क्लास 10th की जो बैच है वो हमने 20 जनवरी से स्टार्ट कर दिया था, तो उधर हमने एसएसटी के क्लास को लिया था। अब जो है मैथ और साइंस का क्लास प्रारंभ हो चुका है। उम्मीद करेंगे कि हमारे पास कुछ ही लिमिटेड सीटें बची हुई है, उसको एक बार देख लेंगे, जिनको अच्छा लगेगा। इससे बेहतर क्लास और आपको ऑफलाइन में दिया जाता है। अभी पहला वीडियो हमारा है, थोड़ा सा हेजिटेशन है, इसकी आदत नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी पहली वीडियो। अब देखेंगे कि क्लास 9th के लिए जो है बैच वो आपका हर शाम 4 बजे से रखा गया है। पिछले 5 वर्षों से लगातार हर बार रिजल्ट बेशुमार। तो रिजल्ट के बारे में हमको बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि हम बोलते ज्यादा नहीं, हमारा रिजल्ट बोलता है। तो आप लोग इन्वॉल्व करें, आप क्लास में एंट्री करें, जहां तक होगा आपको बेहतर देने का प्रयास किया जाएगा। किसी प्रकार की कमी रहेगी आप एक बार जरूर हमको सूचना देंगे, और आप लोग कमेंट्स के माध्यम से हमारे ये जो छात्र हैं छात्रा हैं इनको एक बार आप कंग्रेचुलेट करेंगे। देखिए हमने एसएससी जीडी में हमने लगभग हमारा 8 बच्चा एग्जाम दिया था, जिसमें से 4 का सब कुछ क्लियर रहा, एक बच्चे का मेडिकल अनफिट रहा, बाकी सब कुछ ठीक था। तो एक बार इसका यूरोप में राष्ट्रवाद का इस नोट्स को प्रॉपर बनाएंगे। अगर किन्हीं का कोई
समस्या रहेगा तो एक बार हमको आप कमेंट्स के माध्यम से इसमें चर्चा जरूर करेंगे। हम जहां तक होगा आपको क्लियर करके देंगे कमेंट्स के माध्यम से। बाकी चीजें अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब पर ध्यान देंगे। उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग ये मेरा पहला वीडियो है और पहला ही वीडियो में हम चाहें कि आप लोगों को जहां तक हो सके उसको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे और आगे इसी तरीके से हौसला मेरा अफजाई करते रहे ताकि हम अन्य भी टॉपिक पर जैसे इंटरनेशनल रिलेशन हो जाए कि अभी क्या चल रहा है, ईरान में क्या चल रहा है, अमेरिका में कैसे इसका समाधान होगा, क्या कारण होता है, इन सभी जिस प्रकार की वीडियो पर आपको चर्चा करनी है आप उसको लिख के दीजिएगा। हम आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करके इस वीडियो को देंगे। उम्मीद करते हैं कि यह सेशन समझ में आया होगा और इसे अपने साथियों के साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।